जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम जो है क्लास 10th के लिए मैथ का क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं 2014 का। 2014 से जो है एग्ज़ाम 2 पाली में होने लगा था। तो इस वीडियो में जो है हम प्रथम पाली का डिस्कशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और नेक्स्ट वीडियो में जो है द्वितीय पाली का कर लेंगे। तो चलिए जो है बिना समय गवाए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन जो है देख रहे हैं स्क्रीन पर, क्या है कि f ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और हमसे पूछा गया है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप किस तरह से कर सकते थे। यहाँ देखिए, ये हम इसको एक बार यहाँ लिख लेते हैं। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा है। जब आप यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा नीचा में, ऊपर में क्या हो जाएगा ये बीटा और ये प्लस अल्फ़ा। तो इसी को जो है सही से आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आपको पता होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है वो -b/a होता है, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो होता है वो c/a होता है। तो इस हिसाब से जो है a से a हमारा कैंसिल हो गया, ऊपर में बच गया -b और नीचे में हो गया c, यानी कि जो है इसका वैल्यू हमें -b/c जो है आएगा। और यहाँ पे आपको पता होगा जो हमारे पास ये क्रम में ही लिखा हुआ है, तो इसके जगह पे जो हमारे रहता है वो a का वैल्यू होता है, और इस यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो हमारा कांस्टेंट होता है उसको a बोलते हैं, और जो हमारा x के साथ जो गुणांक होता है उसको b कहा जाता है, और जो अचर पद होता है उसको हम c कहते हैं। तो यहाँ पे जो है फार्मूला में ही -b है तो माइनस दे देंगे, और b की जगह पे कितना लिखा हुआ है 2, तो ये 2 हो गया, और c की जगह पे कितना है हमारा 3 है, तो ये 3 हो गया। तो -2/3 जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो -2/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। हालांकि इस क्वेश्चन ये जो होगी आपका मेथड से कर सकते थे, लेकिन इसे जो है आप ऑब्जेक्टिव के ढंग से बिना पेन चलाए भी कर सकते थे, क्योंकि आपको जब क्लास में पढ़े होंगे तो ये पढ़ाया गया होगा, इस तरह का क्वेश्चन करवाया गया होगा। तो जनरली क्या होता है, यहाँ तक फार्मूला जो है इसका हमें सीधा याद ही रह जाता है, इसका -b/c होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि x स्क्वायर -3 दिया हुआ है और इसका जो है शून्यक हमको बताना है। तो क्या कर सकते हैं, चलिए इसके बराबर जो है 0 लेते हैं, और इस तरह से जो है हम ये आप यहाँ पे इसको 2 तरीक़ा से कर सकते हैं। एक तो आप फार्मूला पे कर सकते थे कि ये इसको जो है एक्स स्क्वायर, ये 3 को जो है हम √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से इस तरह से चाहे तो लिख सकते हैं। और एक क्या हो सकता है आपका, जब इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है, जो कि क्या होता है a प्लस b। तो a प्लस b हो जाएगा हमारा x प्लस √3 इंटू x माइनस √3, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तरीका हम क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ से जो है देखिएगा इधर से कि हम x स्क्वायर बराबर -3 बराबर 0 मान लेते हैं, क्योंकि शून्यक निकालना है इसलिए इसको 0 के बराबर मान लिए। तो x स्क्वायर बराबर जो है ये -3 जब उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और जब ये x स्क्वायर इस पे जाएगा तो क्या हो जाएगा √3, ठीक है। और इस हिसाब से जो फिर हम x का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 3 में है तो इसके अंदर 1 भी है, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का √3 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू जो है हमारा एक बार प्लस का √3 मिलेगा और एक बार जो है माइनस का √3 होगा। ये भी इसका यहाँ से आंसर होगा। यहाँ से भी जब आप करेंगे तो x का वैल्यू जो है ये प्लस है, इधर आएगा तो आपका माइनस का √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का √3, और जो है ये x माइनस में है, जब इधर आएगा तो ये प्लस का √3 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपका सेम रिजल्ट आएगा। तो दोनों में से आप किसी भी तरीक़ा से इसको कर सकते थे, ऑब्जेक्टिव था, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। अब यहाँ पे जो है ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कितना दिया हुआ है, 3 घंटा दिया हुआ है, 4 घंटा दिया हुआ है और 8 घंटा दिया हुआ है। ये तीनों जो है कब मिलेंगे ये आपको बताना है, समय इसका कितना घंटा में मिलेंगे। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, इन तीनों का हमको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। क्या करना है, एलसीएम, यानी 3, 4 और 8 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम हमारा 3 और 8 का 4 का क्या हो जाएगा, इसका 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24। तो ये 24 घंटे हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम जो है आप किसी 2 तरीक़ा से निकाल सकते हैं।
है ना। एक तो आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 3 4 8 इस तरह से करके यहाँ से 2 से लगेगा, 3 का 3, ये 2 और ये 4, और फिर ये आपका 2 से फिर से लगा सकते हैं आप, ये इस तरह से लगा सकते हैं, और यहाँ से फिर से आप 2 लगाएंगे, 3 1 और ये 1, फिर यहाँ 3 से लगाएंगे, ये 1 1 1। जो बचपन में पढ़ते हैं कि नीचा में हमें जो है 1 1 करना होता है। उसके बाद जो हमारा एलसीएम हो जाता है वो क्या हो जाता है, इस तरह वाला जितना होता है सभी को आप गुना कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 आ गया। अब चूंकि एलसीएम जो हमारा होता है वो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो हम जो है इस तरह से जब भी हमारा एलसीएम होगा तो इस तीनों संख्या में से 8 होगा या फिर 8 का मल्टीपल होगा। क्योंकि यहाँ पे 8 संभव नहीं है क्योंकि 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता है, इसीलिए 8 के जो है हम आगे पढ़ेंगे 16, तो 16 में भी 16 जो है वो 3 में नहीं आता है, तो हम इसको और आगे पढ़ेंगे 24। जब 24 देखेंगे तो ये तीनों का जो है इसमें समा जाता है, तो 24 हमारा इस तरह से आंसर हो जाता है। तो हम इस तरह से भी जो है एलसीएम निकाल सकते थे बिना इस मेथड को अपनाए, यानी कि सीधा दिमाग से भी हम जो है 3 4 8 का हम 24 निकाल सकते थे। जैसे कि हमने सीधा 24 लिखा तो हमने इसी मेथड से निकाले थे, ठीक है, कोई रट के नहीं आए थे। चलिए ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि 23036, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या है हमारे पास कि 2303, यहाँ पे एक 3 भी है और 6, तो इसका जो है हमें क्या करना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए क्या होता है कि जो हमारे सबसे ज़्यादा बार संख्याएं आते हैं वही बहुपद होगा। यहाँ पे देखेंगे तो 2 जो है आपका, यहाँ पे देखिए 2 बार आ रहा है, या 3 भी जो है 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों जो है इसका आंसर बन सकता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जो है हमारे पास एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो असल जो हमारा बहुलक हो जाएगा वो इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगा यानी कि 3, वही हमको बहुलक में सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा आंसर। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, इसका 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी बड़ी संख्या इसमें से हो, ठीक है। क्वेश्चन जो है नेक्स्ट हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। 2 समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। जो ये कथन अभी लिखा हुआ है, ये कथन किसका है वही बताना है आपको। ऑप्शन में आर्यभट्ट, यूक्लिड, थेल्स और पाइथागोरस है। तो आप पढ़े होंगे त्रिभुज वाले चैप्टर में, तो ये जो है आपका थेल्स का कथन है। किसका है, थेल्स का। आप थेल्स पढ़े में सिद्ध भी किए होंगे यदि आप पढ़े होंगे तो हमारा आंसर इसका क्या बनेगा, थेल्स हो जाएगा। इसमें लिखने वाली कोई बात नंबर 6 के बिंदुओं A ऑफ 4,5 तथा B ऑफ 6,5 को मिलाने वाली रेखा मध्य बिंदु है। तो यानी कि यहाँ पे 2 बिंदु A और B दिया हुआ है, और इसका जो है मध्य जो मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है वही हमको निकालना है। तो क्या है कि 2 बिंदु है, कहीं पे भी हो सकता है, हालांकि इसको जब कार्तीय चिन्ह पे लेंगे तो वो असल में पता चल जाएगा। तो हमारे पास 2 बिंदु हैं। एक क्या दिया हुआ है आपके पास, ए दिया हुआ है 4,5 और बी जो है आपके पास दिया हुआ है क्या, बी आपके पास दिया हुआ है 6,5, ठीक है। तो इसका जो है मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए आपको एक सूत्र पता होगा मध्य बिंदु का निर्देशांक का, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 / 2। उसी तरह से जो y का होता है y1 + y2 / 2। ये क्या होता है आपका कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है। x क्या होता है आपका, जो पहला वाला होता है आपको x होता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास कि 4 + 6 / 2, उसी तरह से 5 + 5 / 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा 4 6 10 10 / 2, और ये 5 5 10 10 / 2, और इस हिसाब से ये हमारे पास क्या जाएगा 5,5। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए था, तो आपके पास आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में 5,5 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यदि आपको फार्मूला याद नहीं रहता है तो फिर जो है आप इसको इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि जब भी आपसे मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए पूछे तो आप क्या कीजिए, इस शुरू वाले को इस शुरू वाले के साथ जोड़ दीजिए, यानी कि 6 4 10 10 / 2 कितना आ गया हमारा, ये 5 आ गया, ठीक है। और उसी तरह से जो है ये लास्ट वाले को लास्ट वाले से जोड़ दीजिए, 5 5 10 10 का आधा 5, तो ये 5,5 जो है आप इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव में इसी ढंग से जो है आपको बनाना चाहिए। सब्जेक्टिव में आप इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो आप ध्यान रखिए कि हमें जो है शुरू वाले को शुरू वाले के साथ जोड़ के उसका आधा कर देना है, और लास्ट वाले को
लास्ट वाले के साथ जोड़ के उसका आधा कर दीजिएगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो है निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात होगा। तो वृत्त की त्रिज्या आधी कर दिया गया, ठीक है, यानी कि दो वृत्त है, यहाँ पे एक वृत्त ले लिए और ये दो वृत्त। आपको समझाने के लिए इस तरह समझा सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव किस तरह से करेंगे उसको भी आपको हम बताते हैं। दो वृत्त है, यदि ये पुराना वाला हमारा वृत्त है तो इसकी त्रिज्या यदि r है, तो नए वाले जो वृत्त होगा उसकी त्रिज्या क्या कर दिया गया, वो आधा कर दिया है। तो त्रिज्या आधा कर दिया तो वृत्त भी हमारा छोटा हो जाएगा, तो इस त्रिज्या कितना हो गया, r/2 जो है इसका त्रिज्या हो गया। यदि इसकी परिधि की बात करेंगे, इसकी परिधि क्या हो जाएगा आपका, परिधि, तो परिधि क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा, और इसकी परिधि क्या हो जाएगा 2πr, लेकिन r हमारे पास यहाँ त्रिज्या कितना हुआ है r/2, तो ये हमारा r/2 इसका हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा इसका परिधि जो है सिर्फ πr आएगा। आपसे जो पूछा गया है वो पुराने तथा नए, यानी कि पहले जो है पुराने और नए का अनुपात निकालना है। अनुपात जो आपको चाहिए वो पुराने वृत्त का चाहिए, तो पुराने वृत्त का जो है परिधि, ठीक है, और अनुपात नए वृत्त का परिधि, तो नए वृत्त का परिधि। तो पुराने वृत्त का परिधि क्या हो गया 2πr, और अभी जो है नए वाले का, ये हमारा नया वृत्त है, तो नए वाले का हमारे पास कितना है πr हो गया, ठीक है। तो इससे जो है हमारा ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया 2/1, यानी कि इसे अनुपात क्या इसको लिख सकते, अनुपात में 2:1 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, 2:1, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपको बी में इसका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको जो है ऑब्जेक्टिव में आप ऑब्जेक्टिव, चूँकि इस तरह से आप सब्जेक्टिव बना सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव इसको जो है तो आप उसको किस तरह से बनाएंगे उसको ज़रा समझिए। ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, हमको फिगर वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास क्या पूछा गया है कि पुराने वृत्त की परिधि, तो पुराने वृत्त का परिधि तो हमारे पास जनरली 2πr रह जाएगा, और नए वृत्त की परिधि में हमें त्रिज्या में 2πr, लेकिन यहाँ क्या किया गया है, नए में आधा कर दिया गया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा अब r/2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये πr से πr कैंसिल हो जाएगा, नीचे में 1 बचेगा, इस तरह से 2/1 यानी कि 2:1। तो इस तरह से जो है आप इसको निकाल सकते थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ढंग से ऐसे ही आप कर सकते थे। यदि क्षेत्रफल पूछता तो भी आप इसी ढंग से आपको करना चाहिए था। अब जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आसानी से जो है आपको वीडियो मिल सके। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो यहाँ पे जो है प्रायिकता पूछा गया है कि किसी घटना की जो प्रायिकता है वो क्या नहीं हो सकता है। देखिए किसी भी घटना की प्रायिकता को जो है हम P ऑफ E से दर्शाते हैं, ठीक है। P ऑफ E, P का मतलब क्या हो गया प्रोबेबिलिटी, E का मतलब इवेंट, इवेंट का मतलब हो गया घटना, यानी किसी घटना की प्रायिकता को हम P ऑफ E से दर्शाते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं, P ऑफ E, ठीक है। तो किसी घटना की जो प्रायिकता होता है आपको पता होना चाहिए, वो जो होता है वो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और उसी तरह से जो है 1 से छोटा ही होगा और 1 हो सकता है, यानी कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, या इसी दोनों के बीच होगा, ना तो 0 से कम हो सकता है ना 1 से अधिक हो सकता है, आप ये कह सकते हैं। अब ऑप्शन पे एक नज़र डाल लेते हैं कि ऑप्शन में क्या सब दिया हुआ है। जैसे कि पहला ऑप्शन में 0 है, तो क्या किसी घटना की प्रायिकता 0 हो सकता है, ये फार्मूला आपको दिखाता है कि बिल्कुल हो सकता है। फिर 1 है तो 1 हो सकता है, बिल्कुल 1 हो सकता है। अच्छा, जिस घटना की प्रायिकता 0 होता है उसे हम असंभव घटना बोलते हैं, ठीक है। और जिस घटना की प्रायिकता जो है 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं, संभव घटना कहते हैं। ऑप्शन जो है आपके पास सी है 0.2, तो 0.2 हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि 0.2 जो है वो 0 और 1 के बीच में पड़ता है, इसीलिए ये भी संभव है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो वो हो जाएगा। ऑप्शन डी है -1, क्या -1 हो सकता है, तो -1 जो है आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि -1 क्या हो गया, वो 0 से छोटा हो गया, तो 0 से छोटा नहीं हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है और 1 से छोटा, इसीलिए ये हमारा आंसर जो होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। तो ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस ये क्या था, पढ़ना था और देख के ही आंसर देना था, इसमें पेन चलाने की बात नहीं था। लेकिन आपको बताने के लिए जो है ये ध्यान रखेंगे ये फार्मूला को। प्रायिकता से एक और फार्मूला होता है P ऑफ E,
यानी कि निश्चित घटना की प्रायिकता प्लस पी ऑफ ई नोट, इसको ई नोट पढ़ते हैं। ऊपर में यदि आप एक रेक्टी देते हैं, लाइन देते हैं, इसको ई नोट, इसको नोट पढ़ा जाता है। ऊपर में जब देते हैं इसको नोट पढ़ते हैं। इन दोनों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, कितना होता है, 1 के बराबर होता है। निश्चित घटना और निश्चित घटना, निश्चित घटना और अनिश्चित घटना का योग क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यही दो चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर जो है आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये जो है आपका थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन बनता है, जैसे कि अभी बना हुआ था, वो आपको यहाँ पे समझने में प्रायिकता को मदद करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का वैल्यू कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आपके पास क्या दिया हुआ है कि √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे हमको थीटा का वैल्यू यानी कि एंगल बताना है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि cos थीटा क्या हो जाएगा, ये √2 इधर आएगा तो 1/√2 हो जाएगा। और आपको पता है कि cos कितना का मान जो होता है 1/√2 होता है, तो 45 पे जो होता है वो 1/2 होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। आप सिंपल यहाँ से दे सकते थे। यदि सब्जेक्टिव होता, ठीक है, यदि ऐसा क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में मिलता तो आप उसको कैसे करते। यहाँ तो हम सीधा देख लेते हैं cos थीटा कितना का मान जो है 1/√2 होता है, तो 45 का मान इसका आंसर हो गया। लेकिन सब्जेक्टिव होता तो आप उसको क्या कर सकते थे, आप उसको ऐसे बनाते, ये cos थीटा है, अब यहाँ पे जो है 1/√2 है, तो आपको देखना है कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है। cos जो है cos 45 का मान, तो यहाँ पे cos 45 इस तरह से हो गया, cos से cos कैंसिल आउट हो गया और ये थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। तो बस यही आपका इस तरह से आंसर हो जाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ से कई बार क्या होता है, कई सारे कि सीधे क्या करते हैं, ये cos से cos इस तरह से काट देते हैं, तो वो दरअसल मेथड के हिसाब से वो काटना सही नहीं है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सब्जेक्टिव जब बनाते हैं तो आप इसे कलम से काटेंगे नहीं। ठीक है, तो हमारे पास थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। चलिए अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, या जो है इस जो 2014 में पूछा गया था 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ टाइप का, तो उसमें से ये 10 क्वेश्चन लास्ट है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 + cot स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a बराबर होगा। इस क्वेश्चन को जो है आप केवल जो माइंड में बस देख के बना सकते थे कि 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और जो 1 + tan नीचा में जो है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये जो होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा और बटे सेक स्क्वायर थीटा, जब कोसेक स्क्वायर थीटा नीचे आएगा तो वो साइन स्क्वायर, और जब सेक स्क्वायर जाएगा तो ऊपर कोस स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा होता है, जो कि कोट स्क्वायर थीटा हमारा फॉर्मूला देगा। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, देख के बना सकते थे। ठीक है, बाकी जो है इसको आप देख लीजिए किस तरह से हम किए। तो ये क्या है आपके पास 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 tan स्क्वायर थीटा ऊपर में नहीं, ऊपर में कोट स्क्वायर थीटा है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ जो है केवल फार्मूला लिखा हुआ है, इसीलिए जो है आप इसको सीधा दे सकते थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे को फार्मूला याद नहीं रह पाता है इस तरह से। तो आपको जो ये फार्मूला हेल्प करेगा वो कौन सा फार्मूला है, ध्यान रखेंगे कि आपके पास ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पे ही क्या किया गया है कि इस tan स्क्वायर को उस तरफ भेज दिए। जब आप tan स्क्वायर को उस तरफ भेज देंगे तो इस तरफ हमारा सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये हमारा हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसी तरह से एक दूसरा होता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जब हम कोसेक स्क्वायर थीटा को इसी जगह पे रखेंगे, अब माइनस कोट स्क्वायर थीटा है, जब ये उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेक थीटा। तो ये 1 + कोट स्क्वायर है, और 1 + कोट स्क्वायर किसके बराबर है, तो ये हमारे कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और यदि आपको जो है यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि ये कोट स्क्वायर होता है, लेकिन कई बार आप ना होता क्या है कि सब ऐसे करते नहीं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि कोस को नीचा भेज सकते हैं। जब कोस नीचा आएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और जब ये सेक ऊपर की तरफ जाएगा तो ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कोस बाय साइन आपको फार्मूला ये पता होगा कि कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, कोट थीटा होता है। क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो इसको जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं आसानी से कि कोस थीटा
बाय साइन थीटा, चूँकि दोनों पे स्क्वायर है तो हम इसको जो है इस तरह से स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कोट थीटा अंदर में हो जाएगा, चूँकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते थे। आप यहाँ भी कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते थे, लेकिन अच्छा हो कि आप इस तरह से करें यदि सब्जेक्टिव में जाते हैं तो। बाकी ऑब्जेक्टिव में है तो आप सीधा माइंड में ही जा सकते हैं। और आपको यदि प्रैक्टिस करवाया, इसीलिए तो क्या होता है, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस होना जरूरी होता है क्वेश्चन बैंक का, ताकि हर तरह का क्वेश्चन जो है कम से कम जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका माइंड में अब आपके दिमाग में क्या हो जाए, बच जाए। तो हम जो है ये क्वेश्चन बैंक का जो सीरीज चल रहा है तो इसी उद्देश्य चल रहा है कि आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक का अच्छा एक लेवल का पता कर पाएंगे और उसके साथ आप अपने आप को क्या करेंगे, अपने आप को भांप पाएंगे, यानी कि अपने आप के लेवल को पहचान सकेंगे आपकी तैयारी कैसा चल रहा है। तो इस वीडियो में जो है इतना ही क्वेश्चन रखेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यूज़फुल हुआ होगा। आपको कैसा ये वीडियो लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हमारी पहुँच जो है पहुँच सके और लोग हमसे जुड़ सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।